शर्ली जैक्सन की कहानी द लॉटरी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। अमेरिकी कथा साहित्य में शर्ली जैक्सन की कहानी को कुछ सबसे विवादास्पद कहानियों में से एक माना गया है। इस कहानी के छपते ही शर्ली रातों रात प्रसिद्ध हो गई थी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का हिंदी अनुवाद। 27 जून की उस सुबह आसमान साफ था और धूप खिली थी। परवान चढ़ी गर्मी के मौसम की ताजा ऊष्मा में खूब सारे फूल खिले थे और घास चटक हरी हो रही थी। कोई 10 बजे गांव वाले पोस्ट ऑफिस और बैंक के बीच स्थित खुली जगह में इकट्ठे होने लगे। कुछ गांवों में जिनकी आबादी ज्यादा थी, लॉटरी 2 दिन तक चलती थी और 26 जून को शुरू करनी पड़ती थी। लेकिन इस गांव की आबादी केवल 300 के आसपास थी, इसलिए लॉटरी का पूरा कार्यक्रम 2 घंटे से कम में संपन्न हो जाता था। 10 बजे शुरू करके भी कार्यक्रम दोपहर के भोजन, जो दिन का मुख्य भोजन था, के पहले खत्म हो जाता था। पहले जमा हुए बच्चे, ये आम है। स्कूल में हाल ही में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई थी, तो अभी तक ज्यादातर बच्चे अपनी आजादी के बारे में पूर्ण इत्मीनान नहीं हुए थे। थोड़ी देर वे शांतिपूर्वक जुटते रहे और अब भी क्लास की टीचर की किताबों की, स्कूल में पड़ी डांटों की चर्चा करते रहे। थोड़ी देर के बाद ही उनका शोरगुल और खेलना कूदना शुरू हो सका। बॉबी मार्टिन ने आते ही अपनी जेबों में पत्थर भर लिए। दूसरे बच्चों ने उसका अनुसरण करते हुए सबसे चिकने, सबसे गोल पत्थरों को चुनना शुरू कर दिया। बॉबी, हैरी जोन्स और डिकी डिलाक्चा, गांव वालों के उच्चारण के मुताबिक डिलाक्रॉय, ने मैदान के एक कोने में ढेर सारे पत्थर जमा कर दिए। फिर दूसरे लड़कों के हमलों से उनकी हिफाजत करने में जुट गए। लड़कियां एक और को आपस में बतियाती खड़ी हो गईं। कभी कोई सिर मोड़कर पीछे लड़कों की ओर देख लेती। बहुत छोटे बच्चे धूल में लौट रहे थे या अपने बड़े भाई बहन की उंगली पकड़े खड़े थे। थोड़ी देर में मर्द इकट्ठे होने लगे, अपने बच्चों को तकते और बुवाई, बरसात, ट्रैक्टरों तथा टैक्सों की बातें करते। कोने में जमा पत्थरों के ढेर से दूर वे एक साथ खड़े हो गए। वे मजाक करते हुए भी अपनी आवाजें धीमी रख रहे थे और खुलकर हंसने के बजाय मुस्कुरा भर रहे थे। मर्दों के बाद रंग उड़े घर वाले कपड़े और स्वेटर पहने औरतें आईं। एक दूसरे का अभिवादन करती, छोटी मोटी गप साझा करती। वे अपने अपने पतियों की ओर बढ़ी। जल्द ही औरतें अपने पतियों के पास खड़ी होकर अपने बच्चों को पुकारने लगीं। 4-5 बार पुकारना पड़ा, तब कहीं बच्चे अनिच्छा से आए। बॉबी मार्टिन अपनी माँ के पकड़ने को बड़े हाथों के नीचे से निकलकर हंसते हुए फिर से पत्थरों के ढेर की ओर भागा। पिता ने सख्ती से ऊंची आवाज में पुकारा तो बॉबी ने तत्काल आकर पिता और सबसे बड़े भाई के बीच अपनी जगह ली। मैदान में आयोजित होने वाले सामूहिक नृत्य, किशोर क्लब और हेलोवीन के उत्सवों की तरह लॉटरी का संचालन भी मिस्टर समर्स करते थे। सामाजिक कामों में लगाने के लिए उनके पास समय और ऊर्जा थी। वे गोल चेहरे के मस्त आदमी थे। कोयले का व्यापार करते थे। उनसे लोगों को सहानुभूति थी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी और उनकी बीवी बदजबान थी। जब वे मैदान में पहुंचे, तब उनके हाथ में चिर परिचित काला बक्सा था। देखकर गांव वालों के बीच में कुछ देर तक मंद स्वर में बात चली। फिर अभिवादन में हाथ हिलाकर उन्होंने घोषणा की, आज देर हो गई दोस्तों। पोस्टमास्टर मिस्टर ग्रेव्स पीछे पीछे एक तिपाई लिए आए, जिसे मैदान के बीचों बीच रखकर काला बक्सा उसके ऊपर रखा गया। गांव वाले तिपाई से दूरी बनाकर उसके और अपने बीच जगह छोड़कर खड़े हुए। जब मिस्टर समर्स ने कहा, मर्द लोगों में से कोई मेरी मदद करना चाहेंगे, तब सब में हिचकिचाहट दिखी। फिर 2 आदमी, मिस्टर मार्टिन और उनका बड़ा बेटा बैक्स्टर, आगे आए और जब तक मिस्टर समर्स बक्से के अंदर रखी पर्चियों को हिला हिलाकर मिलाते रहे, तब तक दोनों ने बक्से को पकड़ कर रखा। लॉटरी के मूल साजो सामान कभी के गायब हो चुके थे। तिपाई पर रखा काला बक्सा तब से इस्तेमाल हो रहा है जब गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति वार्नर बुजुर्गवार का जन्म नहीं हुआ था। मिस्टर समर्स ने कई बार गांव वालों से नया बक्सा बनवाने की बात की है, लेकिन कोई परंपरा तोड़ना नहीं चाहता। इतनी भी जो बक्से के मार्फत बची है। कहते हैं कि ये बक्सा बनाने में इसके पहले वाले बॉक्स से कुछ हिस्से इस्तेमाल हुए थे, उस बक्से के जो तब बना था जब इस गांव को बसाने वाले पहले निवासी यहाँ आए थे। हर साल लॉटरी खत्म होने के बाद मिस्टर समर्स नए बक्से की बात उठाते और हर साल बिना किसी कार्रवाई के मामला टल जाता। काला बक्सा साल दर साल और बदरंग होता रहा।
इस समय वह पूरा काला नहीं था, बल्कि एक ओर से बुरी तरह टूट चुका था, जिससे लकड़ी का असली रंग दिखने लगा था। कहीं कहीं बक्सा बदरंग और दागदार था। मिस्टर मार्टिन और उनके बड़े बेटे बैक्स्टर ने काले बक्से को तब तक पकड़ रखा जब तक कि मिस्टर समझ ने अपने हाथ से पर्चियों को अच्छी तरह मिला नहीं लिया। क्योंकि बहुत सी रस्में अब तक छोड़ी या भूली जा चुकी थीं, इसलिए पीढ़ियों तक प्रचलित काठ के टुकड़ों की जगह कागज के टुकड़ों का प्रयोग मिस्टर समझ स्वीकृत करा पाए। उनका तर्क था कि काठ के टुकड़े तब के लिए ठीक थे जब गांव छोटा सा था, पर अब जबकि उसकी आबादी 300 से पार कर गई है और आगे और बढ़ने की उम्मीद है, कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो काले बक्से में समा सके। लॉटरी की पिछली रात में मिस्टर समर्स और मिस्टर ग्रेव्स कागज की पर्चियां तैयार करते थे और उन्हें बक्से में भरते थे। फिर बक्सा मिस्टर समर्स की कोयला कंपनी के सेफ में बंद कर दिया जाता था। जब अगली सुबह मिस्टर समर्स को बक्से को मैदान में ले जाना होता था, तभी सेफ खुलता था। साल के बाकी दिन बक्सा कभी यहाँ कभी वहां रखा रहता था। एक साल वह मिस्टर ग्रेव्स के कोठरी में रखा रहा, दूसरे साल पोस्ट ऑफिस के फर्श पर, और एक साल मार्टिन किराना दुकान के शेल्फ पर पड़ा रहा। मिस्टर समर्स लॉटरी की शुरुआत की घोषणा करें इसके पहले बहुतेरे झमेले थे। तमाम सूचियां बननी थीं। कुटुंबों के मुखिया, हर कुटुंब के प्रत्येक परिवार का मुखिया, हर परिवार के सदस्यों के नाम, पोस्ट मास्टर को मिस्टर समर्स को लॉटरी अधिकारी की औपचारिक शपथ दिलानी थी। कुछ लोगों को याद आया कि एक जमाने में लॉटरी अधिकारी को कुछ बोलना पड़ता था। हर साल महज रस्मी तौर पर वे मंत्रवत पंक्तियां सपाट स्वर में जल्दी जल्दी दोहराई जाती थीं। कुछ लोगों का ख्याल था कि उन्हें पढ़ते या गाते समय लॉटरी अधिकारी को किसी खास सही तरीके से खड़ा होना होता था। दूसरों का कहना था कि लॉटरी अधिकारी को लोगों के बीच चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन बरसों पहले ये रिवाज खत्म हो गए थे। एक रस्मी अभिवादन भी होता था, ये रस्म भी बदल गई थी। अब इतना ही काफी था कि अधिकारी को हर पर्ची निकालने आए व्यक्ति को संबोधित करना होता था। इन सब कामों में मिस्टर समर्स बड़े निपुण थे। नीली जीन्स और साफ सफेद कमीज पहने, एक हाथ हल्के से काले बॉक्स पर रखे, वे बड़े पक्के और खास लग रहे थे। इस समय वे मिस्टर ग्रेव्स और मार्टिन दंपत्ति के साथ किसी लंबे वार्तालाप में मग्न थे। मिस्टर समर्स अंततः बातचीत से हटकर जन समुदाय से मुखातिब हुए। तभी मिसेस हचिनसन द्रुत गति से मैदान की ओर आती दिखीं। जल्दबाजी में उनका स्वेटर कंधे पर पड़ा रह गया था। आकर पिछली कतार में खड़ी हो गईं। मिसेस डिलाक्चा उनके बगल में थी। मैं तो भूल ही गई थी, वे बोली, और दोनों महिलाएं जरा सा हंसी। सोचा मियां पिछवाड़े लकड़ियां जमा कर रहे होंगे। फिर खिड़की से बाहर देखा तो बच्चे भी नहीं थे। तब जाके याद आया कि आज तो 27 है। भागती आई हूं मैं। वे एप्रन पर हाथ पोंछने लगी। मिसेस डिलाक्चा ने कहा, वक्त पर ही पहुंची हैं, आगे वाले अभी गपशप में मशगूल हैं। मिसेस हचिनसन ने गर्दन लंबी करके भीड़ का जायजा लिया तो उनके पति और बच्चे एकदम आगे की तरफ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने मिसेस डिलाक्चा की बांह हल्के से थपथपाकर विदा का इशारा किया और भीड़ में रास्ता बनाने लगी। लोगों ने खुशी खुशी रास्ता दिया। 2-3 लोगों ने आवाज बस इतनी ऊंची करके कि सभी को सुनाई पड़े, ये देखो तुम्हारी घरनी आ गई हचिनसन, और बिल वो पहुंच गई आखिर, कहा। मिसेस हचिनसन अपने पति की बगल में पहुंच गईं और मिस्टर समर्स ने, जो इस बीच इंतजार कर रहे थे, खुश मिजाज लहजे में कहा, मुझे लगा तुम्हारे बगैर ही काम चलाना पड़ेगा टेसी। मिसेस हचिनसन ने हंसते हुए कहा, बर्तन अंधुले छोड़ आती तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना। भीड़ में एक मंद हास फैल गया और मिसेस हचिनसन को रास्ता देने वाले खिसक कर अपनी जगहों पर वापस आ गए। चलिए अब शुरू करें मेरे ख्याल से, मिस्टर समर्स ने गंभीर स्वर में कहा। जल्दी खत्म करके अपने अपने कामों में लगे। कोई ऐसा है जो मौजूद नहीं? डनबार, कई लोग बोले। मिस्टर समर्स ने अपनी सूची में देखा, क्लाइड डनबार। उन्होंने कहा, टांग टूटी है ना, उनकी पर्ची कौन निकालेगा? मेरे ख्याल से मैं निकालूंगी, एक महिला ने कहा। पति का पर्चा पत्नी निकाल सकती है, मिस्टर समर्स ने कहा। यानी तुम्हारा कोई लड़का है जो ये काम कर सके? उत्तर मिस्टर समर्स और गांव के और सभी को भली भांति मालूम था, पर यह प्रश्न औपचारिक ढंग से पूछना लॉटरी अधिकारी का कर्तव्य था। मिस्टर समर्स ने भद्र भाव से उत्तर की प्रतीक्षा करी।
हॉरिस तो मुश्किल से 16 बरस का हुआ, मिसेस डनबार ने खेदपूर्वक कहा। मैं समझती हूँ कि अपने मियाँ की पर्ची इस साल मुझे खुद ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मिस्टर समर्स ने कहा और अपनी सूची में कुछ दर्ज किया। फिर उन्होंने पूछा, वॉटसन परिवार का लड़का इस बार पर्ची निकालेगा? एक लंबे कद के लड़के ने हाथ उठाया। जी, मैं अपने और अपनी माँ के लिए पर्ची निकालूंगा। घबराहट में उसने कई बार पलकें झपकाई। भीड़ में से इस तरह की आवाजें आने लगीं जैसे, शाबाश जैक, खुशी की बात है कि तुम्हारी माँ को लॉटरी खेलने के लिए एक पुरुष का सहारा हो गया। तो वह शरीर के ऊपरी हिस्से को झुकाकर अदृश्य होने की कोशिश करने लगा। अच्छा, लगता है सभी आ चुके हैं। बुजुर्ग वार्नर आ पाए? मिस्टर समर्स की आवाज आई। तो एक ने कहा, हाँ, मैं आया हूं। मिस्टर समर्स ने गर्दन स्वीकार के रूप में नवाई। सहसा भीड़ में सन्नाटा छा गया। मिस्टर समर्स ने लिस्ट की ओर देखते हुए खंखार कर गला साफ किया। सब तैयार? उन्होंने कहा, मैं लिस्ट से नाम पढ़ूंगा। सबसे पहले कुटुंबों के मुखियों के। हर आदमी अपनी पर्ची निकाल कर ले जाए। जब तक सबके हाथ में पर्ची ना आ जाए तब तक कोई पर्ची ना खोले। कोई शक? लोग ये सब इतनी बार कर चुके थे कि उन्होंने उपयुक्त निर्देशों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अधिकतर लोग बार बार अपने होठों पर जीभ फिरा रहे थे और ना कुछ बोल रहे थे, न किसी की तरफ देख रहे थे। मिस्टर समर्स ने एक हाथ ऊपर उठाकर पुकारा, एडम्स। एक आदमी भीड़ में से निकलकर आगे आ गया। हेलो स्टीव, मिस्टर समर्स ने कहा। जवाब आया, हेलो जो। दोनों जान कर एक दूसरे को देखकर भाव शून्य कुछ नर्वस सी हंसी हंस पड़े। मिस्टर एडम्स ने काले बक्से में हाथ डालकर एक पर्ची निकाली, मुड़े कागज के टुकड़े को एक कोने से मजबूती से पकड़े अपनी जगह को वापस आए और अपने कुटुंब से कुछ दूर खड़े हो गए। कागज की ओर एक बार भी नहीं देखा। एलन, मिस्टर समर्स ने पुकारा। एंडरसन, बेथम। लगता है आजकल दो लॉटरियों के बीच कोई फासला ही नहीं होता। पीछे की कतार में खड़ी मिसेस डिलाक्चा ने मिसेस ग्रेव्स से कहा। लगता है पिछली लॉटरी गए हफ्ते ही हुई थी। सचमुच समय बड़ी तेजी से बीतता है, मिसेस ग्रेव्स ने कहा। क्लार्क डिलॉक्राय। मेरे मियाँ वो चले, मिसेस डिलाक्चा ने कहा और इसके बाद सांस रोककर अपने पति का जाना देखती रही। डनबार, मिस्टर समर्स ने कहा। मिसेस डनबार धीरे पदों से बक्से की ओर चली। भीड़ से किसी महिला ने आवाज लगाई, शाबाश जेनी। दूसरी ने कहा, बिल्कुल सही, अगला नंबर हमारा है, मिसेस ग्रेव्स ने कहा। मैं मिस्टर ग्रेव्स को देखने लगी जो बक्से की बगल से सामने आए। संजीदगी से मिस्टर समर्स का अभिवादन किया और बक्से से एक पर्ची निकाली। अब तक भीड़ में काफी मर्दों के पास पर्चियां आ गई थीं। अपने बड़े हाथों में इन पर्चियों को उलटते पलटते वे नर्वस दिख रहे थे। मिसेस डनबार और उनके दो बेटे साथ खड़े थे और पर्ची मिसेस डनबार के हाथ में थी। हार्बर्ट हचिंसन, पहुंचो जल्दी बिल, मिसेस हचिंसन ने कहा और उनके पास खड़े लोग हंसने लगे। जोन्स, सुना है, मिस्टर एडम्स ने अपनी बगल में खड़ी वार्नर बुजुर्गवार से कहा कि उत्तर वाले गांव में लोग लॉटरी बंद करने की बात सोच रहे हैं। बुजुर्गवार फुफकारे, पागल गधे हैं सबके सब। नए जमाने वालों की बातें सुनो तो लगता है उन्हें पसंद ही नहीं आता। कुछ ठीक नहीं। कहने लगे कि वापस गुफाओं में रहने चलते हैं। कोई काम ना करो, वैसे रह के देखो कुछ दिन। कहावत थी कि जून में लॉटरी, अनाज भर बखरी। अब लगता है कि जल्द ही हम जंगली अनाज और ओक के फल की खिचड़ी खाने लगेंगे। लॉटरी हमेशा रही है। फिर तुनक मिजाज स्वर में बोले, यही क्या कम है कि वो सामने समर्थ छोरा सबके साथ हा ही कर रहा है। बहुत जगहों पर तो लॉटरी खत्म ही हो चुकी है, मिसेस एडम्स ने कहा। उससे मुसीबत आएगी और कुछ नहीं, बुढ़ऊ ने पूरे विश्वास से कहा। गधों का लौंडापन है सब। मार्टिन, बॉबी ने पिता को आगे जाते देखा। ओवरडाइक, पर्सी, जल्दी करें भाई, मिसेस डनबार ने बड़े बेटे से कहा। जल्दी खत्म करें। खत्म हो गया है, बेटा बोला। तो तैयार रहो, दौड़ के जाके पापा को बताना होगा। मिस्टर समर्स ने अपना नाम पुकारा और विधिवत सामने आकर पर्ची निकाली। फिर पुकारा, वार्नर। बूढ़ा भीड़ में जगह बनाते हुए निकलने लगा। 77 साल लॉटरी में आते हो गए, मैं बोला। ये 77वीं बार है। जननी। उसके बाद एक लंबा विराम। लोग सांस रोके खड़े रहे।
फिर मिस्टर समर्स ने अपना पर्ची वाला हाथ उठाया। ठीक है भाइयों। थोड़ी देर तक किसी ने हरकत नहीं की, फिर सारी पर्चियां एक साथ खुल गईं। सहसा सभी औरतें एक साथ बोलने लगीं। कौन है? किसका निकला? वॉटसन? डनबार? थोड़ी देर में एक ही आवाज चारों ओर से, हचिंसन परिवार को मिला, बिल को। बिल हचिंसन की पर्ची निकली है। अपने पिता को बताओ, मिसेस डनबार ने बेटे को कहा। लोग हचिंसन परिवार को ढूंढकर देखने आए। बिल हचिंसन चुपचाप अपने हाथ की पर्ची पर नजर गड़ाए खड़ा था। अचानक मिसेस हचिंसन मिस्टर समर्स की ओर रुख करके चिल्लाईं, आपने इन्हें अपनी मर्जी की पर्ची लेने का समय नहीं दिया। मैंने देखा, अन्याय है ये। खेल की तरह लो टेसी, मिसेस डेलाक्चा ने ऊंची आवाज में कहा। मिसेस ग्रेव्स बोली, हम सभी ने एक सा चांस लिया। चुप करो टेसी, बिल हचिंसन ने कहा। चलो, काफी जल्दी काम हो गया, मिस्टर समर्स ने कहा। थोड़ी और जल्दी करें ताकि पूरा काम समय से खत्म हो जाए। उन्होंने दूसरी लिस्ट देखी और बोले, बिल, आपने हचिंसन कुटुंब की ओर से पर्ची निकाली। इस कुटुंब में कोई और परिवार है? डॉन और ईवा है ना? उनको भी चांस लेने को कहो। लड़कियां अपने पति के परिवार के साथ पर्ची निकालती हैं टेसी, मिस्टर समर्स ने नरम लहजे में कहा। सबको पता है, तुम्हें भी। अन्याय है ये, टेसी ने कहा। ना, नहीं, जो हचिंसन ने अफसोस के साथ कहा। मेरी बेटी अपने पति के परिवार में गिनी जाएगी, यही उचित भी है। और कोई परिवार है नहीं, बच्चे हैं केवल। मिस्टर समर्स ने कहा, तो जहां तक कुटुंब के लिए पर्चा निकालने की बात है, आप निकालने वाले हुए, और परिवार के लिए भी आप ही। सही? सही, बिल हचिंसन ने कहा। कितने बच्चे बिल? मिस्टर समर्स ने पूछा। 3। बिल जूनियर, नैन्सी, सबसे छोटा डेव और मैं तथा टेसी। ठीक है, आपने चारों के टिकट वापस ले लिए हैं हैरी? मिस्टर ग्रेव्स ने स्वीकृति जताई और पर्चियां दिखाई। तो बिल की पर्ची भी ले लें और 5 पर्चियों को बक्से में डाल दें। मेरे विचार से शुरू दोबारा करना चाहिए आपको, मिसेस हचिंसन ने यथासंभव संयमित ढंग से कहा। बेइंसाफी हुई है। आपने इन्हें पर्ची चुनने का समय नहीं दिया, सबने देखा। मिस्टर ग्रेव्स ने 5 पर्चियां बक्से में डाल दी। बाकी सारे कागज जमीन पर डाल दिए गए, जहां से हवा उन्हें उड़ाकर ले जाने लगी। मेरी बात सुनो, मिसेस हचिंसन अपने चारों ओर खड़े लोगों से कह रही थी। तैयार? मिस्टर समर्स ने पूछा तो बिल ने अपनी पत्नी और बच्चों को नजर घुमाकर देखा और स्वीकार में गर्दन झुकाई। याद रहे, पर्ची निकालकर बिना उसे खोले दूसरों के पर्ची निकालने का इंतजार करें। हैरी, तुम सबसे छोटे, डेव की मदद करना। मिस्टर समर्स ने बच्चे डेव का हाथ पकड़ा तो वह खुशी खुशी आ गया। मिस्टर समर्स ने कहा, बक्से से एक पर्ची निकाल लो डेव। डेव ने बक्से में हाथ डाला और हंसने लगा। बस एक पर्ची लेनी है, उन्होंने डेव से कहा, और हैरी ग्रेव्स ने बच्चे का हाथ पकड़ पर्ची ले ली। डेव उनके पास ही खड़े होकर विस्मयपूर्वक उनकी तरफ देखता रहा। इसके बाद नैन्सी, मिस्टर समर्स ने कहा। नैन्सी की उम्र 12 थी। उसकी स्कूली दोस्त उत्कंठित हो लंबी सांसें भर रही थी। इस बीच नैन्सी अपनी स्कर्ट का घेरा लहराते नजाकत से अपनी पर्ची निकाल लाई। बिल जूनियर। बिली का चेहरा लाल हो गया और उसे अपने पांव बड़े लगने लगे। पर्ची निकालते हुए बक्सा ही गिरा दिया लगभग। टेसी, मिस्टर समर्स ने पुकारा। वह हिचकिचाई, चारों ओर ललकारती नजरों से देखा और अपने होठों को सख्ती से बंद करके बक्से के पास पहुंच गई। एक पर्ची खींचकर निकाली और पीठ पीछे छिपा ली। बिल, मिस्टर समर्स ने कहा। बिल हचिंसन ने बक्से में हाथ डालकर एकमात्र पर्ची को ढूंढकर निकाला। भीड़ में सन्नाटा था। एक लड़की फुसफुसाई, नैन्सी ना हो तो अच्छा है, और उसकी फुसफुसाहट भीड़ के बाहरी छोर तक पहुंच गई। पहले जैसी नहीं रही लॉटरी, वार्नर बूढ़ा चटक आवाज में बोला। लोग ही पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है, पर्चियां खोलो, मिस्टर समर्स ने कहा। हैरी बच्चों की पर्ची खोलेंगे। मिस्टर ग्रेव्स ने पर्चा खोलकर हाथ उठाकर सबको दिखाया। पर्ची कोरी थी, ये देखकर भीड़ ने संवेद राहत की सांस ली। नैन्सी और बिल जूनियर ने अपनी पर्चियां एक साथ खोली। उनके चेहरे खुशी से दमकने लगे और वे पर्चों को सर के ऊपर उठाकर सबको दिखाते हुए हंसने लगे। टेसी, मिस्टर समर्स ने पुकारा। थोड़ी देर तक कुछ न हुआ तो उन्होंने बिल की ओर देखा। बिल ने अपनी पर्ची खोल कर दिखा दी, वह कोरी थी। टेसी है, मिस्टर समर्स की आवाज़ फुसफुसाहट के रूप में निकली। बिल, उनकी पर्ची दिखाओ। बिल हचिंसन अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा। पर्ची बिल ने उसके हाथ से जबरदस्ती छीन ली।
उस पर एक काला निशान था। निशान पिछली रात मिस्टर समर्स ने अपने ऑफिस की मोटी पेंसिल से बनाया था। बिल हचिंसन ने पर्ची उठाकर सबको दिखाई। भीड़ में हलचल हुई। चलो लोगों, मिस्टर समर्स ने कहा, खत्म करें अब। हालांकि गांव वाले कर्मकांड भूल चुके थे और मूल काले बक्से को भी खो चुके थे, परंतु पत्थरों का इस्तेमाल उन्हें अब भी याद था। लड़कों ने पत्थरों की जो ढेरी बनाई थी वह तैयार थी। जमीन पर हवा में उड़ते कागजों के टुकड़ों के बीच बहुत से पत्थर पड़े थे। मिसेस डिलाक्चा ने इतना बड़ा पत्थर चुना जिसको उठाने के लिए उन्हें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। मिसेस डनबार की ओर मुड़कर वे बोली, चलो जल्दी करें। मिसेस डनबार के हाथ में 2 छोटे पत्थर थे। इतने में ही वो बेदम हो चुकी थीं। वे बोली, दौड़ना मेरे बस का नहीं है, आप आगे बढ़ें, मैं पीछे पीछे पहुंचती हूँ। बच्चों के हाथ में पहले से पत्थर थे। किसी ने हचिंसन के सबसे छोटे बेटे के हाथ में कुछ कंकड़ रख दिए। टेसी हचिंसन अब एक खुली जगह के मध्य में थी। वह अपना हाथ चरम हताशा की मुद्रा में फैलाए हुए थी। गांव वाले उसके करीब आने लगे। यह अन्याय है, उसने कहा। एक पत्थर उसकी कनपटी पर लगा। वार्नर बूढ़ा कह रहा था, चलो आगे बढ़ो सब लोग। स्टीव एडम्स भीड़ में आगे था, उसके बगल में मिसेस ग्रेव्स। ये अन्याय है, ये गलत है, टेसी हचिंसन चीखी। फिर भीड़ उस पर टूट पड़ी। तो दोस्तों, यहाँ अंत होती है कहानी द लॉटरी। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी। जल्दी लेकर आऊँगी आपके लिए एक नई रोचक कहानी। तब तक के लिए जुड़े रहिए।